बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वीडियो में मैं थोड़ा तारीख के हवाले से आपको बताना चाहूँगा कि ये ग्लोबल वॉर ऑन टेरर हुई कैसे, तारीख की कितनी अहमियत है और अमेरिका का फ्यूचर आउटलुक क्या होने जा रहा है, कौन सी ऐसी पॉलिसीज है जो अमेरिका परसू करने जा रहा है और क्या यूरोपियन एलाइज अमेरिका का इन पॉलिसीज में साथ देने जा रहे हैं या नहीं। सबसे पहले थोड़ा पीछे चलते हैं तारीख में 90s के ज़माने में और उससे भी पीछे चलते हैं 80s के ज़माने में। आज जो यूरोप आप सक्सेसफुल देख रहे हो ना, इस यूरोप की जो अगर कहें फाउंडेशन रखी है ना, वो उसामा बिन लादेन ने रखी है। ये कितनी अजीब सी बात है, उसामा बिन लादेन, अलकायदा, तालिबान, यमनी, ये सब इनको ये दहशतगर्द कहते हैं और मिस्रियों को भी दहशतगर्द कहते हैं। पर जिस यूरोप की तरक्की की आज दुनिया मिसालें देते हैं, इस सारी तरक्की की जो बुनियादें हैं वो इस अलकायदा, तालिबान और इन दहशतगर्द ग्रुपों ने रखी हैं। वो कैसे? लोगों की मेमोरीज बहुत ज्यादा कम है, वो ये भूल गए हैं कि सोवियत यूनियन यूएसएसआर थी क्या। यूएसएसआर कितनी बड़ी बला थी। यूएसएसआर इतनी बड़ी बला थी 1970s के टाइम में कि अमेरिकन ये बिलीव कर चुके थे कि यूरोप किसी ना किसी दिन फॉल कर जाएगा और यूएसएसआर अमेरिका में आके लड़ेगा। यहाँ तक कि एक बचपन में हम गेम खेलते थे फ्रीडम फाइटर, आप सबने खेली होगी। फ्रीडम फाइटर में वो जो दिखाते हैं ना कि जो एलेक्स होता है वो लड़ता है दूसरों के खिलाफ, वो असल में यूएसएसआर के खिलाफ लड़ता था। मतलब अमेरिकन डॉक्ट्रिन और पॉलिसी मेकर ये समझ चुके थे कि पूरी दुनिया यूएसएसआर के कंट्रोल में आ जाएगी और ये आकर हम पर कब्जा कर लेंगे और हमें एक रेजिस्टेंस देना पड़ेगा अंडरग्राउंड टनल्स के थ्रू इन्हें। बहरहाल तारीख का करना कुछ ऐसा हुआ कि यूएसएसआर के फड्डा पड़ गया इस्लाम से और अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम गालिब आया और यूएसएसआर के टुकड़े हो गए। और इस जंग में ईसाइयों ने और मुसलमानों ने मिलकर लड़ा एक नॉन रिलीजियस एंटिटी के खिलाफ। अब ये मत कहना कि रशिया क्रिश्चियन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन था ये वगैरह, नहीं। उस टाइम जो यूएसएसआर का फलसफा था वो सिर्फ इकोनॉमी से रिलेटेड था, मतलब एक गॉडलेस क्रीचर थी, ठीक है। तो यूं एक अल्लाह के नबी की हदीस भी पूरी हुई कि ईसाई और मुसलमान मिलकर एक कुव्वत के खिलाफ लड़ेंगे जो उनके पीछे होगी। सो ये यूएसएसआर हमारे पीछे थी और ईसाइयों के भी पीछे थी और ये एक कुव्वत थी जो एक नॉन रिलीजियस बेस्ड एंटिटी थी और इकोनॉमिक बेस्ड एंटिटी थी। उसके खिलाफ मुसलमानों ने लड़ा, ईसाइयों ने लड़ा और फिर ये हो गया। और उसके बाद मुसलमानों का एक शख्स खड़ा होगा और जो ईसाइयों को कत्ल कर देगा, क्योंकि ईसाई उस वक्त कह रहे होंगे कि सलीब की वजह से हम इन पर गालिब आए। अब ये भी एक रियलिटी है। मार्गरेट थैचर जो बर्तानिया की प्राइम मिनिस्टर रही है, उसने कहा था कि हम यूएसएसआर के ऊपर गालिब आए सिर्फ इसलिए क्योंकि हम ईसाई थे और वो गॉडलेस थे। मतलब उसामा बिन लादेन ईसाइयों के खिलाफ जंग छेड़ देता है और ये कहने की कोशिश करता है कि ये इस्लाम की वजह से हुआ, ईसाइयत की वजह से। बहरहाल मैं हो सकता है इस हदीस को मिसप्लेस करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये मेरा तज्जिया है कि ये हदीस जो है ना मोस्ट एक्यूरेटली इस पीरियड को फिट करती है। अब आते हैं मार्गरेट थैचर से जब पूछा गया कि भाई अब नेटो की क्या जरूरत है जब यूएसएसआर कोलैप्स कर चुका है, तो मार्गरेट थैचर बर्तानिया की प्राइम मिनिस्टर थी, उसने कहा नहीं, इस्लाम अभी बाकी है। मतलब ये 80s के टाइम में ही क्लियर हो चुका था कि इनका अगला टारगेट मुसलमान ही होने वाले हैं। अब आते हैं कि क्या होता है। तो सबसे पहले ये कहते हैं 1995 में उसामा बिन लादेन ने इनकी कुछ एम्बेसियां उड़ाई और भी ये कहते हैं कि 1995 में उसामा बिन लादेन ने ये ट्विन टावर्स को गिराने की कोशिश की, एक C4 बम कार में डालकर बेसमेंट में खड़ा कर दिया और उसे एक्सप्लोड किया। उससे 4-5 फ्लोर तो उड़ गए लेकिन पूरी बिल्डिंग नहीं गिरी। एनी हाउ इन्हें यहाँ पर आना ही था। अब आते हैं जब 9/11 हुआ, उसके बाद सारी दुनिया में टेररिज्म टेररिज्म टेररिज्म। यहाँ पर एक पॉइंट नोट करने की जरूरत है। 9/11 से पहले टेररिज्म की डेफिनेशन जो मगरिब की थी और जो इंडिया की थी वो दोनों मुख्तलिफ थी। इंडिया ये प्रोपेगेंडा करने की कोशिश कर रहा था कि जो फ्रीडम फाइटर कश्मीर में लड़ रहे हैं वो भी टेररिज्म है। टू सर्टेन डिग्री मगरिब मान भी रही थी, टू सर्टेन डिग्री मगरिब इसे अवॉइड भी कर रही थी, ठीक है। तो इंडिया एक पेरिलस कंडीशन में था, यहाँ पर दुनिया इंडिया को बाय नहीं कर रही थी। फिर जब
जब 9/11 हुआ तो इंडिया ने पूरी पॉलिसी रीशिफ्ट कर दी और पूरी दुनिया के सामने कहना शुरू कर दिया कि अलकायदा ये सारे दहशतगर्द एक ही हैं और इन सबको खत्म करना पड़ेगा। उसके बाद दुनिया ने इंडिया की सुनना शुरू की और टेररिज्म के खिलाफ इंडिया की भी बात में वजन आ गया। बहरहाल अब जब 9/11 हुआ दुनिया ने यही सोचा होगा कि भाई अब तो सबकी छुट्टी, ये कर देंगे वो कर देंगे। फिर उन्होंने अफगानिस्तान पर हमला कर दिया। उस वक्त भी यूएन ने इन्हें इजाजत दी थी टू सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशन के भाई यहाँ पर कुछ ज्यादा नहीं करना, आप अपने स्पेसिफिक टारगेट्स अचीव करके चले जाएंगे। फिर 2003 में ऑपरेशन इराकी फ्रीडम आया। ऑपरेशन इराकी फ्रीडम बड़ा क्रिटिकल था। ये डिनाई करता है उन सारे पिछले आर्ग्यूमेंट्स को कि ये वॉर एक वॉर ऑन टेररिज्म थी। बिल्कुल नहीं। ऑपरेशन इराकी फ्रीडम ये साबित करता है कि ये वॉर ऑन मुस्लिम थी और कुछ भी नहीं था। ये वॉर फॉर अमेरिकन इंटरेस्ट थी, ये वॉर फॉर पेट्रोल थी, ये वॉर फॉर यूरोपियन असेंडेंसी थी, ये वॉर फॉर यूनिलेटरल पावर डोमिनेंसी थी। बाकी ये वॉर फॉर टेररिज्म, वॉर फॉर पीस, वॉर फॉर स्टेबिलिटी, ह्यूमन राइट्स एंड डेमोक्रेसी किसी तौर पे नहीं थी। ऑपरेशन इराकी फ्रीडम एक पिवट पॉइंट है इस जंग में टर्न होने का। उसके बाद क्या हुआ, अमेरिका दो फ्रंट पर फंस गया। उसके बाद इसे वहां से निकलने में बड़ी मुश्किल हुई और आज भी आप इराक की बात देख लें, कैसी हालत है इराक। क्या इराक में एक कॉन्फिडेंट मैच्योर गवर्नमेंट बन पाई है? नहीं। इस वक्त इराक फिक्शंस में, सेक्ट्स में डिवाइडेड है और एक लोकल मिलिशिया लेड गवर्नमेंट बन चुकी है। कोई ज्यादा सेंटर पावरफुल नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ वहाँ मार धाड़ और बम ब्लास्ट होते रहते हैं। ठीक है। और आज भी अमेरिका इराक से नहीं निकला है। सद्दाम हुसैन से किसी ने पूछा था अमेरिकन ने कि देखो सद्दाम हुसैन इराक अभी भी चल रहा है, तो उसने कहा कि तुम देखो कि कैसे चल रहा है। सो ये भी एक टॉन्ट करने का तरीका था। जो सद्दाम ने कहा था कि तुम कह रहे हो कि मैं जहन्नुम में जाऊंगा, तो जहन्नुम तो इराक बना दिया है तुम लोगों ने। जो लोग सद्दाम हुसैन के मुखालिफ थे 2003 से पहले 2011-12 में रो रहे हैं कि सद्दाम हुसैन होता तो इराक ऐसा ना होता, तो फिर वो बुश की जो स्टेटमेंट थी कि हम इन्हें पीस, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी ये सब कुछ देंगे, वो कहाँ गई? कुछ भी नहीं।